वाद की समय सीमा क्या मानी गई है? प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। यानी प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो 1943 से लेकर 1952 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? यानी हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के तहत। यानी ब्रिटेन में एक आंदोलन चला था, उसका नाम था न्यू सिग्नेचर, और उसी आंदोलन की तर्ज पर हिंदी में एक आंदोलन का आगमन हुआ, उसका नाम है प्रयोगवाद। मित्रों, आप याद रखिएगा कि हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के फलस्वरूप माना जाता है। 1932 में स्टेफेन स्पेंडर और ओडेन एम्पसन एवं लेहमैन ने मिलकर एक संयुक्त काव्य संकलन जिसका नाम है न्यू सिग्नेचर के नाम से प्रकाशित करवाया, और इसी काव्य संकलन से प्रयोगवाद साहित्य का बीजारोपण माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न किसने माना है? प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। मित्रों, आप सभी याद रखिएगा कि डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अलावा विलोचन शर्मा ने भी प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न माना है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? यानी प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। और मित्रों, अब इससे संबंधित यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रयोगवाद के मूलाधार क्या क्या रहे हैं, यानी जो भी विद्वान हुए उन्होंने प्रयोगवाद के मूल आधार क्या क्या बताए हैं। तो मित्रों, नवीन कल्पना, यानी प्रयोगवाद की मूल आधार नवीन कल्पना को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा, यानी नवीन, नए से शुरू होने वाला नलिन विलोचन शर्मा। और बात करें आगे फिर नवीन भाव एवं भाषा शैली, यानी नवीन भाव एवं भाषा शैली को किसने माना? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। केवल नवीन कल्पना शब्द आता है तो नलिन विलोचन शर्मा, लेकिन नवीन भाव के साथ में अगर भाषा शैली भी जुड़ गई तो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। और अतिबौद्धिकता, यानी प्रयोगवाद का मूल आधार अतिबौद्धिकता किसने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों के लिए संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रयोगवाद के लिए अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय का। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, यानी अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद को
पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह चौहान ने। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में। मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने एक निबंध लिखा था और उस निबंध का शीर्षक था प्रयोगवादी रचनाएं। और ये प्रयोगवादी रचनाएं, ये प्रयोगवादी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति नंद दुलारे वाजपेयी थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध प्रयोगवादी रचनाएं कब प्रकाशित हुआ? कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जो प्रयोगवादी रचनाएं निबंध है ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। यानी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का प्रयोगवादी रचनाएं जो निबंध है ये 1945 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है। यानी प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए, यानी अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध करते हुए इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? मित्रों जो अज्ञेय है इन्होंने प्रयोगवाद के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध किया और उन्होंने इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? यानी प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन है यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। तो मित्रों आप हमें बताइएगा कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी में। मित्रों आपको बता दें कि अज्ञेय ने 4 तार सप्तक निकाले थे और ये जो 4 तार सप्तक है इनमें जो पहला तार सप्तक है इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना जाता है और यह 1943 ईस्वी में निकाला गया था। अब बात करें आज के अगले तथ्यों की। यानी अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक निम्न प्रकार हैं। यानी अज्ञेय द्वारा जो तार सप्तक निकाले गए वह निम्न है। तार सप्तक यानी पहला सप्तक जिसको कहा जाता है इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना गया जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मित्रों तार सप्तक का सीधा सा अर्थ है कि इसमें जो भी कवि है यानी इसमें 7 कवियों को, जो 4 सप्तक है, पहला सप्तक इसमें भी 7 कवि, दूसरे में भी 7, तीसरे में भी 7, यानी प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को एक समान सी मिलती जुलती भाव बोध वाली रचनाओं को शामिल किया गया है। तो तार सप्तक ये 1943 में प्रकाशित हुआ। दूसरे सप्तक की बात करें तो ये 1951 में प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक की बात करें तो ये 1959 में और चौथे सप्तक की बात करें तो ये 1979 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों तार सप्तक के जो कवि हैं और चारों तार सप्तकों के कवियों का विवरण हम आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आपके
आपके लिए यानी तार सप्तक के जितने भी कवि हैं इनकी एक अलग से क्लास आपके लिए बना देंगे, और वो भी एक ट्रिक के साथ में, जिससे सारे के सारे कवि आपको याद हो जाएंगे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? यानी तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे। मित्रों, जो तार सप्तक है ये मूलतः प्रभाकर माचवे की मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन इसका जो प्रवर्तक है, परंतु इसके प्रवर्तक या संपादक अज्ञेय रहे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। यानी अज्ञेय ने कहा है कि प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु दूसरा साधन है। एक तो नवीन जीवन तथ्यों को जानने समझने का, तथा दूसरा नवीन भाषा शैली एवं नवीन उपमानों का उन्हें अभिव्यक्त करने का यह एकमात्र साधन है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा का। और मित्रों, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा ने ये तो कहा ही है कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाली बौद्धिक जागरूकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रयोगवाद एक और व्यक्ति अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी वह रूढ़ि का विरोधी और अन्वेषण का समर्थक भी है। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, गुठन, कुंठा, भग्नाशा दिखाई पड़ती है। यह कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। यह पंक्ति किसकी है? यानी प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, गुठन, कुंठा, भग्नाशा दिखाई पड़ती है। यह कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। और मित्रों, अब हम चर्चा करें प्रयोगवाद की, यानी प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। यानी प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो मित्रों, अब प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों की चर्चा करें तो पहली प्रवृत्ति बौद्धिकता की अतिशयता। यानी प्रयोगवाद की सबसे बड़ी या सबसे पहली प्रवृत्ति की चर्चा करें तो प्रयोगवाद में भावुकता तथा बौद्धिकता का संश्लेषण दिखाई देता है। और प्रयोगवादी कविता में न तो छायावादी काव्य के जैसी वायवीयता, अति भावुकता एवं कल्पना है, और न ही प्रगतिवाद की तरह किसी विचारधारा के प्रति यांत्रिक मोह है। इसलिए ये बौद्धिकता की अतिशयता पहली प्रवृत्ति है। दूसरा है घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद। यानी इसकी प्रयोगवाद की दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो प्रयोगवादी कविता सामाजिकता का निषेध नहीं करती, परंतु व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इसलिए यह घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद इसकी दूसरी प्रवृत्ति है। तीसरी प्रवृत्ति की बात करें तो क्षणवाद को महत्व, यानी इनकी जो तीसरी प्रवृत्ति है ये क्षणवाद को महत्व देती है। यानी प्रयोगवाद अनुभूति का काव्य और अनुभव का क्षणजन्य होता है, युगजन्य नहीं। इसलिए ये कवि इतिहास की अपेक्षा क्षण को महत्व देते हैं, और प्रयोगवादियों की तरह युगों के आधार पर काव्यों का काव्यानुभूति का इस स्वरूप तय नहीं करते हैं। और मित्रों, अज्ञेय की एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है। यानी इनका जो तीसरी प्रवृत्ति है ना, क्षणवाद का महत्व है, तो इससे संबंधित अज्ञेय की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति भी है कि एक बूंद सहसा उछली तथा फिर हो गई पत्ती,
ये जो पंक्ति है यह क्षणवाद को के महत्व को दर्शाती है। बात करें अगली प्रवृत्ति की, श्रृंगार एवं काम भावना का उन्मुख चित्रण, यानी प्रयोगवादी काव्य में यौन चेतना के कई बिंब दिखाई पड़ते हैं जो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के वैचारिक प्रभाव से निर्मित हुए हैं। अब बात करें आज के अगली प्रवृत्ति की, नवीन राहों का अन्वेषण, यानी नवीन राहों का अन्वेषण। इन कवियों ने यानी प्रयोगवादी कवियों ने प्रदत्त सत्यों को अस्वीकार किया। ये परंपरा और रूढ़ि में बारीक अंतर करते हैं और परंपरा को महत्व देते हुए रूढ़ियों का विरोध करते हैं, इसलिए ये नवीन राहों के अन्वेषण रहे। बात करें अगले प्रवृत्ति की, अति यथार्थवाद, यानी प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ का चित्रण रहा, जबकि प्रयोगवादी कवियों ने फ्राइड के मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान पर आधारित यथार्थवादी प्रकृति का परिचय दिया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो शहरी प्रेम दृष्टि, यानी प्रयोगवादी कवि शहरी है, इनका प्रेम बौद्धिक है, शुद्ध भावात्मक एवं काल्पनिक है, इनका प्रेम जीवन की एक जरूरत है, इनका प्रेम अशरीरी नहीं ही, उसमें शरीरी पक्ष अनिवार्यतः उपस्थित है, इसलिए ये एक शहरी प्रेम दृष्टि भी इनके काव्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही। अगली बात करें तो भाषा की स्वच्छंदता, यानी प्रयोगवादी कवियों ने भाषा को काफी महत्व दिया। अज्ञेय जी कहते हैं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, ये जानने का माध्यम भी है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो प्रस्तुत विधान, और इससे अगली प्रवृत्ति नवीन भाषा शैली एवं प्रतीकों का प्रयोग। और मित्रों आपको बता दें कि प्रयोगवादी जो कविता है, यानी प्रयोगवाद में बड़े पैमाने पर प्रतीकों का प्रयोग, यानी प्रतीक ही नहीं बिंबों का प्रयोग भी इसमें किया गया है, और यथार्थ की जटिलता सूक्ष्मता को अभिव्यक्त करने के प्रयास में ये प्रतीक हुए हैं। और अंतिम प्रवृत्ति की बात करें तो नवीन उपमानों का प्रयोग। और मित्रों अब बात करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। और मित्रों अंत में आप सभी से एक प्रश्न कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और मित्रों आप सभी से अनुरोध कि अगर हमारे चैनल यानी अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई क्लास लेकर के। और अगली हमारी क्लास होगी तार सप्तक के प्रमुख कवियों के नाम, और प्रत्येक तार सप्तक में कितने कितने कवि हैं, कौन सा कवि कौन से सप्तक में आ रहा है, इन सभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद।